हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप चाहें तो इस पाठ को यहाँ से देख सकते हैं और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें। तो देख रहे हैं ना आप, ये आपका पाठ 10। और जैसे ही यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, हम आपको लिए चलेंगे पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और जानते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। तो देखा आपने यहाँ पर, ये हो गया आपका पाठ यहाँ पर पूरा। और इसके बाद शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, ये हैं पाठ 10 के प्रश्न। और अब शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानना। तो चलिए आप हो जाएं तैयार। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का पाठ 10 या अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। जैसे कि हर पाठ में हम आपको बताते आते हैं, पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न मतलब होता है पाठ के जो बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछे होते हैं उनके उत्तर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 121 नंबर पेज पर, 121 नंबर पर देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। और उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि निजी कंपनियां, ठेकेदार या व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और वे मजदूरों को उतना वेतन नहीं देते हैं जितना कि उन्होंने परिश्रम किया है। कानून यह निश्चित करता है कि उन्हें न्यूनतम वेतन कितना दिया जाए और उनके परिश्रम से कम वेतन ना मिले। तो आई बात समझ में, ये है आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है आपका, पता लगाएं। और इसमें क्या कह गए, बहुत सारे प्रश्न आपके लिए। और क्या पता लगाना आपने, आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है। दूसरा यहाँ पर ख वाला, क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है। और गए प्रश्न है यहाँ पर, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। और ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे 121 नंबर पेज पर, ध्यान देंगे आप। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप, कै कै गै का उत्तर लिखेंगे, तीनों का उत्तर। कै का उत्तर लिखेंगे छात्र अपने अपने राज्यों के अनुसार स्वयं करें। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने राज्य में जो है इसके बारे में मालूम करें, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ से पता करें और इसका उत्तर स्वयं से लिखें। गए वाले में भी क्या करना, अपने अपने राज्यों के अनुसार आप स्वयं से करेंगे। और यहाँ पर जो है गए वाला है, न्यूनतम वेतन प्रत्येक राज्य की सरकार तय या निश्चित करती है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। कै और खै का उत्तर तो आप पता करेंगे, अपने घर में अपने बड़ों से पूछें। और क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है कि आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है, तो आप अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी क्या दी जाती है। इसी प्रकार ख का प्रश्न का उत्तर जो है, आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है। तो इसके बारे में भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। जहाँ तक गए प्रश्न की बात है तो यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। तो गए का उत्तर में आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम वेतन प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार तय या निश्चित करती है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 127 यानी 127 नंबर पेज पर देखें आप। वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा, उत्तर में लिखेंगे आप, किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि, हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, 2, 3 करके। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। दूसरा लिखेंगे आप,
मजदूरों और अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, और तीसरा लिखेंगे पर्यावरण और आम लोगों की सुरक्षा के लिए, या पर्यावरण तथा आम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों, और इसे अच्छे से समझें, याद करें। बात करते हैं, चौथा प्रश्न आता है, क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद हैं परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मोटर गाड़ियों की तेज़ रफ्तार। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो क्या आप दे सकते हैं बच्चों? चौथा प्रश्न आपने पढ़ लिया यहाँ पर, तो उत्तर में क्या करेंगे आप? ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 127 नंबर पेज पर, देख सकते हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर में लिख सकते हैं आप, हाँ, सरकार के पास पर्याप्त संख्या में मोटर गाड़ियों के तेज़ रफ्तार की जांच करने वाले उपकरण नहीं हैं। दूसरा, परिवहन विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता भी महत्वपूर्ण कारण है। और तीसरा कारण लिखेंगे आप, परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप कारण लिख सकते हैं। और सुझाव क्या देंगे आप? सुझाव में 1 2 3 करके आप देंगे यहाँ पर। नंबर 1 सुझाव होगा आपका, मोटर गाड़ियों की रफ्तार की जांच करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा सुझाव हो सकता है, परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। और तीसरा हो सकता है यहाँ पर, परिवहन विभाग द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और चौथा सुझाव हो सकता है कि लोगों को कानून की जानकारी संचार माध्यमों से दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप कारण बताएंगे, और ये चौथा प्रश्न है आपका, इसमें सबसे पहले आप कारण लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि आपकी तरफ से क्या सुझाव है। इसके सिवाय भी यदि आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां, स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? और 128 नंबर पेज पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में लिखेंगे, जन सुविधाएं कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसमें स्वच्छ वातावरण भी शामिल है। स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ जीवन निवास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6ठा, हमें नए कानूनों की ज़रूरत क्यों है? और ये प्रश्न देखने को मिलेगा 128 नंबर पेज पर आपको। उत्तर में लिखेंगे कि हमें नए कानूनों की ज़रूरत क्यों है। उत्तर लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी भी शामिल है। अतः प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और दोषियों पर जुर्माना लगाने के लिए नए कानूनों की ज़रूरत है। आई बात समझ में? क्यों ज़रूरत है? ये सारी जो है चीज़ें पूरी करने के लिए। इसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? 128 नंबर पेज पर आपको ये प्रश्न मिलेगा। और उत्तर में लिखेंगे, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर पाते हैं क्योंकि, और हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे 1 2 3 करके। नंबर 1, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। नंबर 2 लिखेंगे, सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर कंपनियों व ठेकेदारों को मनमानी करने की छूट दे देते हैं। नंबर 3 लिखेंगे आप, यदि कंपनियां या ठेकेदार कानून तोड़ते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानून का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके लिए शुरू हो जाते हैं तालिका अध्ययन से संबंधित प्रश्न हैं कुछ। नंबर 1 प्रश्न है यहाँ पर, तालिका 1 आप देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे? 122 नंबर पेज पर। और तालिका संख्या 1 के विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें दिए गए कॉलम 2 और 3, 2 और 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए ज़रूरी हैं। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली खानों को भरें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तालिका दी हुई है बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया 122 नंबर पेज पर आपको ये देखने को मिलेगी। आप इसे वहाँ से पढ़ें, आपको साफ साफ नज़र आएगी ये तालिका। 122 नंबर पेज पर देखें आप, 122 नंबर पेज पर इस तालिका को आप ढूंढें और इसको देखें बच्चों, इसका ऑब्जर्वेशन करें, इसे देखें। और उत्तर में आप लिखेंगे इस प्रकार से, एक और टेबल बनाएंगे आप और उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे यह कानून किसके हित में है। और सबसे यहाँ पर जो है लिखेंगे आप मजदूरों के लाभ के लिए, और तीसरा यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद सामान्य जनता
को उचित कीमत पर वस्तुओं की उपलब्धता के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बच्चों का शोषण रोकने के लिए। इसी प्रकार दूसरी साइड में आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मजदूरों के हितों के लिए, उपभोक्ताओं के हित में, उपभोक्ताओं के हितों में, सभी के हित में और मजदूरों के हित में। तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको जो है प्रश्न के साथ नीचे मिलेगा स्रोत अध्ययन, और यहाँ पर क्या है जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, और क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही है क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्यवाही से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा आज भी वैसे का वैसा है, और भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह बात समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौतियां से समाधान ढूंढने की है जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। तो ये थी बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपने हमारे साथ यहाँ पर पढ़ी होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके उत्तर देखते हैं क्या क्या लिखने आपने। यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? यानी कि जो ऊपर अभी आपने पढ़ा इसमें क्या ये जितने भी मामले लिखे हैं क्या सभी पक्षों को न्याय मिला है? ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 129 नंबर पेज पर। उत्तर लिखेंगे आप, नहीं, सभी पक्षों को न्याय नहीं मिला। फैक्ट्री मजदूरों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के साथ अन्याय हुआ है। पढ़ा था ना आपने अभी अभी हमारे साथ। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 129 नंबर पेज पर। उत्तर में आप लिख सकते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए तरीके, और 1 2 3 करके लिखें। नंबर 1 लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और नंबर 2 लिखेंगे बच्चों अत्यधिक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा लिखेंगे जल शोधक संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। चौथा कूड़ा करकट या अवशिष्ट पदार्थों को नदियों या खुले स्थानों में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं बच्चों यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो आपने पाठ तो पूरा पढ़ लिया होगा बच्चों। पाठ के लास्ट में आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, तो आपको उनके उत्तर यहाँ पर जो है लिखने हैं कि क्या लिखेंगे आप। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, 2 मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो आप बात करें बच्चों और उनके बारे में जानकारी लें कि उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी जो है स्वयं से करेंगे, यानी कि आप विद्यार्थी हैं तो आप इसका उत्तर स्वयं से लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप जाएं
दुकानों में जाएं या जहाँ पर जो है निर्माण कार्य चल रहा हो वहाँ पर मजदूरों को पूछें कि उन्हें जो है न्यूनतम मजदूरी दर मिल रही है या नहीं, और यहाँ पर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है? तो जानते हैं आप क्या फ़ायदा है? उत्तर लिखेंगे विदेशी कंपनियों को फ़ायदा, और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, भारत में सस्ता श्रम यानी कि परिश्रम करने वाली लेबर जो है सस्ती मिल जाती है। भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है यानी कि ज़मीन सस्ती मिल जाती है। भारत में विशाल बाजार उपलब्ध होता है। चौथा लिखेंगे भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फ़ायदा मिलता है जिससे उनका लाभ बढ़ता है। पांचवा कारण लिखेंगे सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने पर कम खर्च आता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे आता है तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों। तीसरे प्रश्न में पूछा है, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? इस पर चर्चा करेंगे। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा पाठ में गोपाल, यहाँ पर जो है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो इसके बारे में आप जो है कक्षा में चर्चा करें, और उत्तर में आप लिख सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि हेडिंग डाल देंगे और 1 2 3 करके लिखेंगे। नंबर 1, पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नंबर 2 लिखेंगे वे पीने के पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजों की मांग कर रहे हैं। तीसरा लिखेंगे ये यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एडनसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के सामाजिक न्याय मिला या नहीं इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बच्चों, चौथा प्रश्न है, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए जानते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कानूनों को लागू करने का मतलब, कानून को लागू करने का मतलब है कि कानून केवल बनाए ही न जाएं बल्कि उनको व्यवहार में लाना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप जो है हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे कानून को लागू करने का मतलब। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो आप इसको आप हेडिंग के अंदर लिखेंगे। फिर से एक बार ध्यान दें, इतना आप जो है हेडिंग के अंदर लिखेंगे। इसके बाद लिखें कानून को लागू करने का मतलब कि कानून केवल बनाए ही न जाएं बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना जरूरी है। कानून लागू करने की जिम्मेदारी, कानून बनाने का काम विधायिका करती है। कौन करती है? विधायिका। और कानूनों को लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका यानी कि सरकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझें, कानून कौन बनाती है? विधायिका, और लागू कौन करती है? कार्यपालिका यानी कि सरकार। और साथ में आप लिखेंगे कानूनों को व्यवहार में लाना जरूरी क्यों है, हेडिंग डाल के लिखें। नंबर 1, कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होती है। तीसरा लिखेंगे आप, कानून लागू करके ही सरकार व्यक्तियों व या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ा लंबा उत्तर है बच्चों, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक लिखें और इसे अच्छे से समझें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न शुरू होता है। 5वां प्रश्न है, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दें। तो आप यहाँ पर जो है 2 उदाहरण भी देंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, कानूनों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए कानून बनाया गया है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे आप, कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, यहाँ पर रह लिख दें, रखता है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है 6ठा प्रश्न शुरू होता है आपका। मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने अपनी कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे
आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। आई बात समझ में। मान लीजिए आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। क्या हैं आप? मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय कक्षा में सबके सामने सुनाएंगे। तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे एक मजदूर की ज़िंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव, और उसके बाद हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालना ना भूलें यहाँ पर। और उसके बाद नंबर 1 करके लिखेंगे नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कतें आएंगी और आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार की है, यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधा कैसी है, यह बात भी मजदूर की ज़िंदगी को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते, 6ठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा था कि कोई जो है आप किसी रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं और सरकार जो है 100 किलोमीटर दूर उस कंपनी को विस्थापित करती है। तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, तो आप उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 7वें प्रश्न की, और इसमें कहा है कि इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो आप क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे सरकार की विभिन्न भूमिकाएं, और अनुच्छेद कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन और विद्यालय आदि उपलब्ध कराना। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे सरकार बजट पेश करती है, सरकार बजट में वर्ष के आय और व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। और इसके बाद तीसरा लिखेंगे सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए। चौथा लिखेंगे सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न का उत्तर। 7वां प्रश्न आपने देखा यहाँ पर, और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? तो आप अपने इलाके के हिसाब से लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं नंबर 1 हवा, नंबर 2 पानी, और नंबर 3 में लिखेंगे मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप चर्चा कर सकते हैं मिट्टी के प्रदूषण के संबंध में। ध्यान देंगे बच्चों, नंबर 1 लिख सकते हैं आप हवा के बारे में, पानी और मिट्टी के प्रदूषण के संबंध में। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? तो यहाँ पर जो है आपका ये प्रश्न बनता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित या पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? हवा, यहाँ पर जो है फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, और नंबर 2 लिखेंगे पानी, गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कारखानों का गंदा पानी आदि। और तीसरा लिख सकते हैं आप मिट्टी, तो मिट्टी से फैक्ट्रियों को दूषित जल व कचरा, घरों का गंदा पानी व कूड़ा कचरा आदि। और उसके बाद आप लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम, और उसकी यहाँ पर लिखेंगे सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। नंबर 2 लिखेंगे गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और नंबर 3 लिखेंगे उद्योगों व फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किए गए हैं। और चौथा लिखेंगे प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो आई बात समझ में। यहाँ पर जो है आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम, और यहाँ पर आप हेडिंग डालें, फिर जो है 1 2 3 इन पॉइंटों को लिखें। इसे यहाँ से जो है अलग करें बच्चों, और यहाँ से जो हेडिंग डाल के इन पॉइंटों को लिखेंगे आप 1 2 3 पॉइंटों को। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है अन्य उपाय भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? नंबर 1 अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना होगा, निजी वाहनों को सीएनजी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और नंबर 4 आप कर सकते हैं कूड़ा करकट या अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है या की जानी चाहिए। इसके बाद 9वां लिखेंगे आप प्रश्न में। 9वां प्रश्न क्या है? पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है, चर्चा करें। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे आप? पहले पर्यावरण के प्रति सोच क्या थी? हेडिंग डाल देंगे।
और नंबर 1 लिखेंगे पर्यावरण को मुफ्त की चीज़ माना जाता था, यानी कि फ्री में। नंबर 2 लिखेंगे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। और नंबर तीसरा लिख सकते हैं पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पहले पर्यावरण के प्रति सोच और पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल के लिख लें। नंबर 1 पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। नंबर 2 न्यायालयों ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। नंबर 3 सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। बात करते हैं यहाँ पर आता है 10वां प्रश्न आपका। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2006 में बनाए गए इस कानून के से क्या संबंध है, जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था आपने? 123 नंबर पेज पर। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे 2006 में बनाए गए कानून के से संबंध। नंबर 1 प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है। और नंबर 2 लिखेंगे आप इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित होता है। नंबर 3 लिख सकते हैं आप 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर ढाबों रेस्तरां आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 2006 में बनाए गए कानून के संबंध में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है एक चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे लिखा गया है बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में इस चित्र को। और इसके साथ ही बच्चों आप ध्यान दें इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो।